So good morning and welcome. In this chapter 18, Body Fluids and Circulation, today we will talk for human circulatory system. We know that humans have closed type of circulation. Means our blood never get exposed to body cavity. It never came out of the vessel. It is circulating in a closed system of vessels. Say it is artery, arteriole, capillary, venule, vein, and again goes to heart from where it has started the journey. तो सर आप कहते हैं कि आज हम लोग ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेशन स्टडी कर रहे हैं और हमें ऑलरेडी पता है दो प्रकार का सर्कुलेशन प्राणियों में देखा गया। एक ओपन सर्कुलेशन जिसका उदाहरण हमने कॉकरोच लिया प्रीवियस वीडियो में, और आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन की। और हम लोग ह्यूमंस हम लोगों में है क्लोज सर्कुलेशन। मतलब हमारा ब्लड का जब होता है सर्कुलेशन बॉडी में, कहीं पे वो बॉडी कैविटी को एक्सपोज नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी वेसल में ही पाया गया। तो एक बात हमने तय की है कि ह्यूमंस में क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है, मतलब ब्लड नेवर गेट एक्सपोज टू बॉडी कैविटी, इट इज ऑलवेज विद इन अ वेसल, इट नेवर केम आउट ऑफ दैट। Capillaries are present, blood and cell never came in direct contact. The exchange of metabolites is through the tissue fluid or lymph. The velocity or pressure is very high. Speedy supply of nutrients is taking place. This is a very advanced system. There is an economy in blood use and many more advantages of closed system we have seen. Now see, human body has 9 organ system and the one of organ system is circulatory system. तो सर ह्यूमन्स मध्ये क्लोज सर्क्युलेशन होतं, म्हणजे ब्लड वेसलच्या बाहेर येत नाही, बॉडी कॅव्हिटीला एक्सपोज होत नाही। तो ही जी क्लोज सिस्टम आहे त्याचे डिटेल्स तर तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमुळे माहिती आहे, पण आत्ता आपण विस्ताराने सुरू करतो आहे ह्यूमन सर्क्युलेटरी सिस्टम। ह्यूमनच्या बॉडीमध्ये 9 ऑर्गन सिस्टम आहे, त्यापैकी आपण आज पहिली सुरू करतो आहे ह्यूमन सर्क्युलेटरी सिस्टम। सी, ऑर्गन सिस्टम is formed of structural and functional coordination of different organs. In turn, organs are made up of tissue. Tissue is a group of cell and cell is a basic unit of life. तो सर आपल्या शरीरात ट्रिलियन्स ऑफ सेल्स आहे। सेल्सचं ग्रुपिंग होऊन बनतात 4 प्रायमरी टिश्यू, जसं इपिथिलियल टिश्यू, कनेक्टिव्ह टिश्यू, मस्क्युलर टिश्यू आणि नर्वस टिश्यू। 4 प्रकारचे टिश्यूज डेफिनिट पॅटर्न अँड प्रपोर्शनमध्ये एकत्र येऊन ऑर्गन तयार होतात आणि ऑर्गन्समध्ये जे कोऑर्डिनेशन होते, लिंकिंग होते ड्यू टू फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी अँड पर्पज, तो त्याच्यापासून ऑर्गन सिस्टम तयार होते। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो जाहिर है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम। और इस ऑर्गन सिस्टम के क्या है ऑर्गन्स? सो इट इज द ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। इन वेरी सिंपल वर्ड, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी स्टडीड in 3 components, 3 parts. Let us see blood first, a circulating fluid, blood vessels, artery, vein, capillary and human heart. तो आत्ता आपण ह्यूमन सर्क्युलेटरी सिस्टमला सुरुवात करतोय आणि ही सर्क्युलेटरी सिस्टम आपण 3 पार्टमध्ये डिवाइड केली। आधी आपण प्रत्येक गोष्ट ब्लडमधून स्टडी करणार,
म्हणजे प्रत्येक गोष्ट ब्लडबद्दल स्टडी करणार. मग आपण ब्लड वेसल्स घेऊ आणि मग हार्ट. तो शायद 2 लेक्चर तक हमारा ब्लड चलेगा और हम विस्तार से देखेंगे ब्लड के बारे में एवरीथिंग. तो सर आपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 हिस्सों में बांट दिया, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड. नाउ व्हाट इज ब्लड? सर ब्लड इज अ extracellular fluid. Actually, it is a liquid connective tissue. So, human blood is a liquid connective tissue. It is an extracellular fluid. Second, oxygenated blood is bright red and deoxygenated blood is purplish red. So it is bright red when oxygenated and it is purplish red when it is deoxygenated. Human blood is red because of presence of a respiratory pigment hemoglobin which is present within RBC. In all chordates, hemoglobin is present within RBC. So human blood is red because of presence of a respiratory pigment hemoglobin which is present in erythrocyte or red blood corpuscle. Next, human blood is sticky, viscous, slightly alkaline fluid whose pH is 7.35 to 7.45. तो सर ह्यूमन ब्लड जो है वो स्टिकी है, विस्कस है, सॉल्टी है और वो स्लाइटली अल्कलाइन है. उसका पीएच 7 से 4 के बीच में है. 7 to 7.4 के बीच. तो हमने लिखा 7.35 to 7.45. आप चाहे तो 7.4 pH बोल सकते. ओके, नेक्स्ट. ह्यूमन ब्लड हैज हीमोग्लोबिन और रेस्पिरेटरी पिगमेंट which is 14 to 17 gram per 100 ml in male and say 12 to 14 gram per 100 ml in female. तो सर पहिले तुम्ही म्हटलं की ह्यूमन ब्लड जे आहे ते एक एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड आहे आणि तो एक लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. ह्यूमन ब्लड ब्राईट रेड असतं जेव्हा ते ऑक्सिजनेटेड असतं, रिच इन ऑक्सिजन. ते पर्पलिश रेड असतं जेव्हा ते डीऑक्सिजनेटेड असतं, म्हणजे इट हैज़ मोर कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमन ब्लड का रंग लाल होने की वजह है उसमें हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी के अंदर है. ह्यूमन ब्लड जो है उसका पीएच 7.35 टू 7.45 है, मीन्स स्लाइटली अल्कलाइन रहता है. हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो 100 ml में 14 से 17 ग्राम है पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 12 से 14 ग्राम है. नेक्स्ट, ये जो ह्यूमन ब्लड है वो कितना रहता है शरीर में? सो इट इज ऑन एन एवरेज 5 to 6 लीटर in an average individual of 70 kg, which may be 8% of body weight. म्हणजे एखादा ॲव्हरेज ह्युमन आहे
ज्याचं वजन 70 किलो आहे, त्याच्यामध्ये 5 ते 6 लिटर रक्त असतं, जे त्याच्या वजनाच्या 8% असतं. नेक्स्ट, ह्यूमन ब्लड कैन बी डोनेटेड. सो ये ऐसा टिश्यू है मेरा आपका जो आप डोनेट कर सकते एक बार में 300 ml, और ऐसा हम 2-3 महीने में एक बार कर सकते, पर उसके लिए कुछ शर्तें हैं. द वेट अबोव 45 kg, एज अबोव 18 years, hemoglobin more than 12.5%, one must not have donated blood within 2 months, और उसको कोई ब्लड ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होना चाहिए, तो हम उसे डोनेट कर सकते. सो इट कैन बी डोनेटेड आल्सो. नेक्स्ट, तो ये जो हमारा ब्लड है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, उसकी हम लोग एक सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे कि ब्लड है क्या. तो इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. इट इज bright red when oxygenated, purplish red when deoxygenated. It is red because of hemoglobin which is present in RBC. The percent of hemoglobin is 14 to 17 gram per 100 ml in male, some 12 to 14 gram per 100 ml in female. The blood is alkaline, the pH is 7.35 to 7.45. This is a tissue that can be donated. The volume of blood is 5 to 6 liter in an average individual. तो ये जो हमारा ह्यूमन ब्लड है उसका अब हमें देखना है कंपोजिशन. सो ह्यूमन ब्लड इट्स कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनंट्स. म्हणजे आपलं जे रक्त आहे त्याच्यात 2च कंपोनंट्स आहे. यदि हम हमारे ब्लड का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो किसी टेस्ट ट्यूब में अगर हमने 100 ml ब्लड लिया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो नीचे सेटल हो जाती ब्लड सेल्स, और ऊपर ऊपर जो है इट इज अ येलोइश फ्लूइड. मतलब कि सर आपने कहा कि 100 ml किसी का ब्लड हमने कलेक्ट किया और अगर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उस ब्लड में जो कार्पसल्स है, ब्लड सेल्स है, दे सेटल डाउन, दे प्रेसिपिटेट, और जो ऊपर ऊपर जो सुपरनेंट है, लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. एंड इट इज येलोइश इन कलर. और ये नीचे जो सेटल हो गए कार्पसल्स जो 3 प्रकार के हैं, बहुत ज्यादा संख्या में रहते आरबीसी, उससे कम रहते प्लेटलेट, और सबसे कम रहते डब्ल्यूबीसी. तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, these are the corpuscles or blood cells. And RBC contain hemoglobin and hence RBC appear red, and because of presence of RBC the blood appear red. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हटलं की ह्यूमन ब्लड जे आहे ते आपण 100 ml घेतलं, त्याचं सेंट्रीफ्युगेशन केलं, तर ब्लडमधले सगळे कार्पसल खाली बसले ज्यात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आहेत, आणि जे लिक्विड पोर्शन आहे तो वर गेला आणि तो असतो प्लाज्मा जो येलोइश रहता. तो सर प्लाज्मा येलो असते तर ब्लड का रेड दिसते? कारण हिमोग्लोबिन जो रेड कलर्ड पिगमेंट आहे तो आरबीसी मध्ये आहे आणि आरबीसी त्याच्यामुळं रेड दिसतात, आणि अशा पुष्कळ आरबीसी ब्लडमध्ये असतात त्याच्यामुळं ब्लड दिसतं रेड. आता प्लाझ्मा म्हणजे फक्त लिक्विड पार्ट आहे, त्याच्यात ना आरबीसी, ना डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटलेट, तो येलो असतो. तो आसान शब्दों में
हमारा जो ब्लड है उसमें से आरबीसी निकालो, डब्ल्यूबीसी निकालो, प्लेटलेट निकालो, जो बचा वो प्लाज्मा. जो उरला तो कोण असतो? प्लाज्मा. तो ह्यूमन ब्लड has two components. It is plasma 55% and corpuscles 45%. So plasma liquid part yellow colored तो किती आहे? 55%. आणि हे जे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आहे ते म्हणजे कार्पसल 45%. ये जो ह्यूमन ब्लड है, जो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जो 5 से 6 लीटर है, वो मेसोडर्मल ओरिजिन का है. वैसे तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. म्हणजे सर, म्हणजे ब्लड वेसल, हार्ट ही पूर्ण सिस्टमच मेसोडर्मल है. एम्ब्रियो में जो 3 प्राइमरी जर्म लेयर बनते, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो मेसोडर्म से आती हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम. सो एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. सो ब्लड आल्सो मेसोडर्मल. ये जो हम ब्लड को स्टडी कर रहे, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी. म्हणजे ब्लड एंड रिलेटेड थिंग इज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड हेमाटोलॉजी. और हमने ब्लड का स्टडी स्टार्ट किया और ये कहा कि ह्यूमन ब्लड 2 हिस्सों का बना है. द लिक्विड पार्ट इज प्लाज्मा विच इज 55% and the cells suspended in plasma, RBC, WBC, platelet, 45%, together called corpuscles. तो आप चाहे तो कार्पसल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते. सो प्लाज्मा अ लिक्विड पार्ट एंड कार्पसल्स या ब्लड सेल या फॉर्म्ड एलिमेंट. तो चलो हम पहले कंप्लीट करते हैं प्लाज्मा. फर्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा म्हणजे काय? सर, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड म्हणजे ब्लडमधून आरबीसी काढल्या, डब्ल्यूबीसी काढल्या, प्लेटलेट काढल्या, जी राहील ती प्लाज्मा. सो प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ अ ब्लड. इट इज 55% ऑफ होल ब्लड. म्हणजे हा जो लिक्विड पार्ट आहे तो होल ब्लडच्या किती असतो? 55% असतो. प्लाज्मा दिखती कैसे है? तो इट इज येलोइश, स्ट्रॉ कलर्ड. म्हणजे गव्हाच्या रंगाची असते, पिवळसर रंगाची, लाल नाही. रक्ताला रेडनेस येते बिकॉज ऑफ आरबीसी विच कंटेन हिमोग्लोबिन. सो इट इज स्ट्रॉ कलर्ड और येलोइश. चौथा पॉइंट, क्या है उस प्लाज्मा में? म्हणजे ही जी प्लाज्मा आहे जी होल ब्लडच्या 55% आहे, त्या प्लाज्मात काय आहे? तो हमने कहा कि प्लाज्मा कंटेन मैक्सिमम वाटर 90 to 92%. तो आसान बनाने के लिए हमने कहा वाटर 90%. म्हणजे सर, हा जो लिक्विड पार्ट आहे ब्लडचा ज्याला आपण म्हटलं प्लाज्मा येलो कलरचा, त्यात 90% वाटरच आहे. अब जो 10% बचा तो 7% है प्लाज्मा प्रोटीन्स. अब 3% बचा, दैट इज अदर सब्सटेंसेस. तो ठीक है सर, प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. इट इज 55% ऑफ होल ब्लड. इट इज येलोइश और स्ट्रॉ कलर. इट कंटेन 90% वाटर, 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स and 3% others.
अब आगे, तो सर प्लाज्मा में 90% तो पानी है और 7% है प्रोटीन्स। तो वो कौन से है 7% प्लाज्मा प्रोटीन? म्हणजे प्लाझ्मामध्ये 90% पाणी आहे, आता 10% उरले, त्याच्यात 7% प्रोटीन आहे, त्यांना आपण प्लाझ्मा प्रोटीन किंवा सिरम प्रोटीन म्हणतो। तो हे कोणते असतात प्लाझ्मा प्रोटीन? सो अल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हेपैरिन। सो आप एक प्रीफिक्स लगा सकते, प्लाज्मा अल्बुमिन, प्लाज्मा ग्लोब्युलिन, प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन एंड हेपैरिन, किंवा तुम्ही सेरम म्हणू शकता, सीरम अल्बुमिन, सीरम ग्लोब्युलिन, लाइक दिस। तो सर हे 5 काय आहे? प्रोटीन्स आहे प्लाज्मा मधले, एंड एव्हरी प्रोटीन हैज अ स्पेसिफिक रोल। या प्लाज्मा प्रोटीनचा एक स्पेसिफिक रोल है। जो हमारी प्लाज्मा में अल्बुमिन प्रोटीन है, उसका काम है टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज ब्लड प्रेशर। यू मीन a normal blood pressure of a young adult which is 120/80, that blood pressure is because of albumin? Yes. म्हणजे एखाद्या तरुण व्यक्तीचं ब्लड प्रेशर जे 120/80 असतं, 120/80, तर ते कशामुळं ब्लड प्रेशर आहे? तो अल्बुमिन प्रोटीनमुळं। तो अगर प्रोटीन डाइट नहीं लेते तो सर प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएंगे, प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सो वन ऑफ द रीजन फॉर लो ब्लड प्रेशर में बी द डाइट डेफिशिएंट इन प्रोटीन। म्हणजे जिन लोगों के खाने में प्रोटीन कंपोनेंट कम है या नहीं है तो उनका बीपी लो हो सकता। सो अल्बुमिन इज फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज ब्लड प्रेशर। Globulin protein, you know, for defense. When an antigen enters our body, our immune cell produces antibody specifically against the antigen, and those antibody that we produce is actually a globulin protein. म्हणजे सर हमारे अंदर जब कोई एंटीजन आता तो हम उसके खिलाफ बनाते एंटीबॉडी, और हमने जो बनाई एंटीबॉडी वास्तव में वो कौन है? ग्लोब्युलिन। सो इट इज एंटीबॉडीज, सो दैट इज फॉर डिफेंस। इफ समवन वांट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, विच पार्ट ऑफ द ब्लड ही शुड लुक फॉर? किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बनी या फिर नहीं, कोणाच्या शरीरात एंटीबॉडी आहे की नाही आहे हे जर पाहायचं असेल तो कोणता पार्ट शोधावा लागेल? तो सर ब्लड, ब्लड में प्लाज्मा, प्लाज्मा में ग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन की वजह से क्या है? डिफेंस। तो जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा डाउट है, शक है कि कहीं मुझे पहले कोविड तो हो नहीं गया और मैं एसिम्प्टोमॅटिक था। एखाद्याला वाटलं की मला कोविड होऊन तर नाही गेला, भलेही मला मायनर निग्लिजिबल सिम्पटम होते किंवा नव्हते, तर त्याला जर पाहायचं आहे की आपल्या शरीरात बनल्या होत्या का अँटीबॉडी, तर त्याने काय पाहावं? तर सर ब्लडमध्ये प्लाज्मा, प्लाज्मामध्ये प्रोटीन, प्रोटीनमध्ये कोणते प्रोटीन? ग्लोब्युलिन। सो ग्लोब्युलिन antibodies म्हणजे अगेन्स्ट पैथोजन, दैट इज अ डिफेंस।
prothrombin and fibrinogen, so together for clotting of blood. So they help in coagulation or clotting. Remember, हम नहीं चाहते कि circulating blood should clot in an intact vessel. आपल्याला कधी वाटत नाही की आपल्या आतमध्ये जे 5-6 लिटर ब्लडचं होते आहे सर्क्युलेशन आणि ब्लड व्हेसल फुटली नाही तर ते क्लॉट झालं पाहिजे असं आपल्याला वाटत नाही. पण सर मग आपल्या प्लाज्मामध्ये तो प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन है और आप तो कहते उनका काम है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, तो वो कैसे है? इनएक्टिव. क्लॉटिंग कंपोनेंट्स आर ऑलवेज इनएक्टिव. वो एक्टिवेट तभी होंगे जब रप्चर होगी वेसल. तो प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन हे 2 प्लाझ्मा प्रोटीन कशासाठी आहे? क्लॉटिंग ऑफ द ब्लडसाठी. ते सध्या कसे आहे? इनएक्टिव. हेपॅरिन, इट इज अ नॅचरल अँटीकोॲग्युलंट. नॅचरल अँटीकोॲग्युलंट म्हणजे तुमच्या माझ्या बॉडीमध्ये जे सुरू आहे सर्क्युलेशन आणि ब्लड क्लॉट होत नाही का? कारण तिथं आहे नेचुरल एंटीकोएगुलेंट. तो सर जब हम चाहते कि ब्लड क्लॉट हो, अगर वेसल फूट गई, ब्लीडिंग शुरू हुआ, इंटरनल या एक्सटर्नल, माने कोई बाहरी चोट आई या अंदरूनी चोट आई, ब्लड वेसल फूट गई और ब्लीडिंग हुआ स्टार्ट, तब हम चाहते कि क्लॉटिंग हो, तो ये दोनों हो जाएंगे एक्टिव और ये हो जाएगा इनएक्टिव. जब हम चाहते कि क्लॉट ना हो, अच्छे से सर्क्युलेशन शुरू है, कोई वेसल फुटी नहीं है, जेव्हा आपल्याला वाटतं की ब्लडचं क्लॉटिंग नाही झालं पाहिजे, तर मग तेव्हा काम करते नॅचरल अँटीकोॲग्युलंट. तो रक्ताला गोठू देत नाही. तो अल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हेपॅरिन are the type of plasma protein or serum protein that constitute 7% of the plasma. तो सर 90% पानी है, 7% है प्रोटीन. अब जो बचा 3% वो अदर्स है. सो plasma contain 90% water, 7% protein, that you know now. Albumin, blood pressure. Globulin, defense. Prothrombin, fibrinogen, coagulation. Heparin, anticoagulant. अब ये जो 3% अदर है वो है क्या? सो वेरियस ऑर्गेनिक inorganic substances are dissolved in the plasma, which constitute 3% part of the plasma. They are our nutrients, dissolved gases, nitrogenous waste, hormones, enzymes, and cholesterol and inorganic substances. So first, nutrients. In a previous lecture itself we have seen कि after ingestion of food there is a digestion of food, then there is a absorption of the nutrients in blood. तो मागच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं की आपण जे जेवण करतो दॅट इज इंजेशन, मग ते कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बनते, नॉन ॲब्झॉर्वेबल टू ॲब्झॉर्वेबल बनते, नॉन डिफ्युजेबल टू डिफ्युजेबल बनते. याला म्हणतात डायजेशन.
आणि डायजेशन अकॉम्प्लिश कुठं होतं, कंप्लीट कुठं होतं, स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये. आणि मग हे डायजेस्टेड सबस्टन्सेस म्हणजे न्यूट्रिएंट्स ब्लड करतं ॲब्सॉर्ब. तो अगर ब्लड ने न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब किए फ्रॉम इंटेस्टाइन तो वो न्यूट्रिएंट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में थोड़ी घुसेंगे. ते न्यूट्रिएंट कुठे असतील, प्लाझ्मामध्ये. अँड दॅट न्यूट्रिएंट कम्स अंडर 3%. तो सर कौन से न्यूट्रिएंट्स है? सो सिंपल शुगर्स, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, वाइटामिन्स. तो सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, vitamins and water. But already we took it. तो हे सगळे न्यूट्रिएंट्स प्लाझ्मामध्ये असतात. गैसेस, तो जब हमने सांस भरी तो ऑक्सीजन एंटर इन द लंग्स. ब्लड एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन. पण सर ऑक्सिजन तर आरबीसी घेतात, कारण त्यांच्यात असतं हिमोग्लोबिन. तो 97%, 97% ऑफ द ऑक्सिजन इज कॅरीड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू बाय हिमोग्लोबिन. 97% of the oxygen is carried from lungs to tissue by hemoglobin in form of oxyhemoglobin. So sir, only 97% is carried. What about the rest of the 3%? So that 3% is dissolved in plasma. So hence plasma contain gases like oxygen. Carbon dioxide. तो जो आरबीसी उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो ले गया था 97% ऑक्सीजन. उसने लौटते समय लाया 20 से 25% कार्बन डायऑक्साइड. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की आरबीसी मध्ये जो हिमोग्लोबिन आहे तो ऑक्सिजन घेऊन जातो 97% आणि परत येताना कार्बन डायऑक्साइड आणतो 20-25%, 20 to 25% कार्बन डायऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन. तो बाकीचा कार्बन डायऑक्साइड कुठे है? वो प्लाज्मा में है. जो भी 80-85% होगा या 75-80% होगा तो दैट इज कार्बन डायऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. म्हणजे प्लाझ्मामध्ये डिझॉल्व्ड गॅसेसही असतात, ऑक्सिजन, CO2, नाइट्रोजन. नाउ नाइट्रोजनस वेस्ट. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि जब भी कोई प्रोटीन खाएगा तो आफ्टर डाइजेशन अमीनो एसिड बनेंगे, जो होंगे एसेंशियल उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो है नॉन एसेंशियल दे आर कैरिड टू लीवर and there they are subjected to deamination, and deamination of the non-essential amino acid produces a nitrogenous waste. Urea, ammonia, uric acid, creatinine. तो हे आपल्या लिव्हरमध्ये बनलं वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन. तो हमने कल ही कहा कि ब्लड ले जाएगा नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम लिवर टू किडनी. कशासाठी? एक्सक्रीशनसाठी. तो सोचो कि लीवर में नाइट्रोजिनस वेस्ट ब्लड ने लिया तो क्या वो नाइट्रोजिनस वेस्ट आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में घुसेगा? नहीं, वो तो प्लाज्मा में ही मिलेगा. सो प्लाज्मा कंटेन नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड. नाउ हार्मोन्स. So yesterday only we said that there are 8 organized endocrine glands in our body: pineal, pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, islets of Langerhans in pancreas, adrenal on kidney, and gonad, that is the testis of a male and ovary of a female. आणि हे सगळे एंडोक्राइन ग्लँड देणार आहे हार्मोन. हार्मोन कोण घेऊन जातं टार्गेट ऑर्गनपर्यंत? ब्लड.
पण मग ब्लडमधले का RBC WBC प्लेटलेट थोडी घेऊन जातील, प्लाझ्मा ट्रान्सपोर्ट करेल. आणि म्हणून प्लाझ्मामध्ये असतात हार्मोन्स, एन्झाइम्स एंड कोलेस्टेरॉल. तो फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो RBC में भी है, प्लाज्मा में भी है. Inorganic substances, CA positive, Mg positive, Cl negative, Na positive, K positive, iron, iodine, sulfates, phosphates, nitrates, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, आयर्न, आयोडीन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम, पोटॅशियम, क्लोराइड, हे सगळे असतात इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. और ये सारी चीज़ें हैं 3%. तो ये यहाँ हमने कंप्लीट की प्लाज्मा. तो हरिडली लेट अस रिकॉल. लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. इट इज 55% ऑफ द होल ब्लड. It is yellowish or straw colored. It contains 90% water, 7% protein and 3% other. The plasma proteins are albumin for blood pressure, globulin for defense, prothrombin fibrinogen for coagulation, and heparin natural anticoagulant. The 3% other contain various nutrients, gases like oxygen, CO2, nitrogen, nitrogenous waste, urea, ammonia, uric acid, creatinine, various hormones, enzymes and cholesterol, and inorganic substances. So this is everything for plasma. Now last but not least, remember what is serum and how it differs from plasma. म्हणजे सीरम काय असतं आणि ते प्लाज्मापेक्षा कसं वेगळं आहे. तो सर, हमने होल ब्लड लिया, उसमें से RBC निकाली, प्लेटलेट सेपरेट की, WBC को बाहर किया, तो RBC WBC प्लेटलेट गेल्यावर काय उरलं, प्लाज्मा. अब इस प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दे, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, तो अगर प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर कर देंगे तो दैट इज अ सीरम. प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो क्या बचा, सीरम. इट वॉज अ नीट क्वेश्चन. तो अभी हमने कंप्लीट किया ब्लड में से प्लाज्मा, और अब हम बात करेंगे अबाउट कार्पसल. तो वी आर लुकिंग एट composition of blood, and we said blood consists of two main components. It is the plasma, which is 55%, and corpuscle 45%. So just we completed plasma, and now let us start with corpuscle. So corpuscles or cells or formed elements which constitute 45% of the whole blood are actually the cells which are suspended in plasma. म्हणजे सर, ब्लडमध्ये जो लिक्विड पार्ट आहे तो प्लाझ्मा, आणि ज्या सेल्स आहेत किंवा फॉर्म्ड एलिमेंट्स आहेत किंवा कार्पसल्स आहे जे त्या प्लाझ्मामध्ये सस्पेंडेड आहे, दॅट इज 45%. तो सी, corpuscles which constitute 45% of whole blood are of three types. Erythrocytes, red blood cells. Leukocytes, white blood cell. And thrombocytes, platelet. हे तीन प्रकारच्या आहेत कार्पसल किंवा फॉर्म्ड एलिमेंट.
जे 45% आहे. इन कार्पसल का एक स्पेसिफिक वर्क है, फंक्शन है. तो सर मग आरबीसी काय करतात? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस लंग से टिश्यू की तरफ 97% ऑक्सीजन दे कैरी, टिश्यू से लंग्स की तरफ 20 to 25% CO2 दे कॅरी. म्हणजे इरिथ्रोसाइट किंवा आरबीसी ऑक्सिजन घेऊन जातात आणि CO2 घेऊन येतात आणि हे रेस्पिरेटरी गॅसेस आहे. म्हणजे एवढंच काम आहे आरबीसीचं, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. तो सर ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डिफेंस. तो आरबीसी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डब्ल्यूबीसी फॉर डिफेंस, इम्यूनिटी. अब प्लेटलेट का काम क्या है? तो प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट इनिशिएट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड व्हेन रिक्वायर्ड. तो when there is a injury or trauma and blood vessel rupture and bleeding start, either external or internal, immediately the platelets start the process of coagulation. म्हणजे रक्त गोठण्याची प्रोसेस सुरू करतात थ्रोम्बोसाइट. डिफेन्ससाठी असतात ल्युकोसाइट आणि गॅसेस म्हणजे ऑक्सिजन घेऊन जाणे आणि CO2 आणणे याच्यासाठी असतात इरिथ्रोसाइट. तो हम 1 by 1 देखेंगे कार्पसल. तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ WBC एंड प्लेटलेट और सिर्फ फोकस करो आरबीसी. तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी की. सो पहला पॉइंट, आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स आर स्मॉलर सर्क्युलर बाइकॉन्केव enucleated non-motile red colored blood cells. So in this line you will get everything about RBC. तो सर तुम्ही म्हणता की इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी आर स्मॉलर इन कंपैरिजन टू डब्ल्यूबीसी. मतलब डब्ल्यूबीसी की तुलना में आरबीसी क्या है? स्मॉलर है. दे आर सर्कुलर मीन्स दे हैव अ डेफिनिट शेप. यदि आप उसका टॉप व्यू लेते हैं, यू सी आरबीसी डॉर्सली वरून पाहिलं तर ती गोल आहे कॅरमच्या गोटीसारखी. तो इट इज सर्कुलर. तो हम मान के चलो कि वो ऐसी है इन अ टॉप व्यू, सर्कुलर. पर यदि हम उस आरबीसी को मतलब कैरम की गोटी को साइड व्यू ले, एक साइड से देखें, तो ये एक कैरम की गोटी है. आता हा आरबीसीचा काय आहे? साइड व्यू. हा कोणता होता? टॉप व्यू. टॉप व्यू मध्ये कशी आहे? गोल आहे, सर्कुलर आहे. साइड व्यू मध्ये ऊपर से भी कॉन्केव, नीचे से भी कॉन्केव. मतलब इन अ साइड व्यू it appear dumbbell shape, so it is biconcave. Enucleated. सुनो, in all mammal RBC are enucleated without nucleus. तो सर ये अशी कशी सेल है? तो हमने सेल चैप्टर में देखा था कि सेल में न्यूक्लियस रहता, पर कुछ ऐसी भी सेल है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता. तो मैमेलियन आरबीसी, सस्तन प्राण्यांच्या आरबीसी
इन्यूक्लिएटेड असतात. एक्सेप्ट कैमल. ऊंट ऐसा मैमल है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस है. तो दे आर स्मॉलर, सर्कुलर, बाइकॉनकेव, इन्यूक्लिएटेड. नॉन मोटाइल, इनको सूडोपोडिया नहीं है. रेड कलर्ड, क्योंकि उसमें कूट कूट के भरा है हिमोग्लोबिन. तो सर आरबीसीच्या आतमध्ये खूप हिमोग्लोबिन आहे. किती असेल? 250 टू 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स. मतलब 250 से 280 मिलियन HB मॉलिक्यूल्स है एक आरबीसी में. तो सर 250 या 280 मिलियन माने 25 से 28 करोड़ मॉलिक्यूल्स. सो इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू WBC, सर्कुलर इन टॉप व्यू, बाइकॉनकेव इन साइड व्यू, इन्यूक्लिएटेड विदाउट nucleus in all mammal except camel, non-motile, no pseudopodia, red colored because of hemoglobin. Next, दूसरा point, RBC has 7.2 micrometer diameter, 1 micrometer central thickness and 2 micrometer peripheral thickness. तो सर ये जो उसका टॉप व्यू है, तो ये डायमीटर है 7.2. ये साइड व्यू है, सेंट्रल थिकनेस इज 1 माइक्रोमीटर, पेरीफेरल थिकनेस इज 2 माइक्रोमीटर. तो सर सेंट्रल में थिन और पेरीफेरी पे थिक क्यों? बिकॉज इट इज बाइकॉनकेव. ओके, सो दे आर स्मॉल, circular, biconcave, enucleated, non-motile, red-colored blood cell. Enucleated in all mammal except camel. It is having 7.2 micrometer diameter, and in a side view the central thickness is 1 micrometer and peripheral is 2 micrometer. Now the third point, RBC production is called erythropoiesis. RBC production is called erythropoiesis. It occurs in red bone marrow. तो सर RBC का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो रेड बोन मैरो में होता है. तो कहाँ है शरीर में रेड बोन मैरो? तो अडल्ट जो है 18 साल के ऊपर के लोग, उनके जो लॉन्ग बोन्स है जैसे ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, लॉन्ग बोन के एंड्स में रहता रेड बोन मॅरो. लॉन्ग बोनच्या एंड्सवर असतो RBM, रेड बोन मॅरो, और वहां पर होता है उसका प्रोडक्शन at the rate of 1 million RBC per second. ठीक है सर. So RBC are small, circular, biconcave, enucleated, non-motile, red colored blood cell. 7.2 micrometer diameter, central thickness 1 micrometer, peripheral thickness 2 micrometer. RBC production is called erythropoiesis. It occurs in red bone marrow, where it is in the ends of long bones in adult. But in embryonic condition, माने जब कोई व्यक्ति गर्भावस्था में था, so at that time the very first RBCs were produced by yolk sac. Later on they were produced by liver and spleen. Then by membranous bones, then flat bones, and then the bone marrow. So remember, in adult RBC production occurs in red bone marrow.
What is normal RBC count? So sir, normal RBC count is 5.2 to 5.8 million RBC per cubic mm. So एक क्यूबिक mm ब्लड माने एक बूंद, उसमें है 5.2 to 5.8 मिलियन, माने 52 से 55 लाख RBC in case of male and 4.3 to 5.2 million per cubic mm in female. So RBC count is more in male as compared to female, and obviously the hemoglobin is more in male as compared to female, and that's why the male have 14 to 17 gram hemoglobin per 100 ml of blood, and women's have some 12 to 14 gram hemoglobin per 100 ml of the blood. Next, पांचवा पॉइंट, RBC survive 120 days and thereafter they are broken down in liver and spleen. The spleen is called graveyard of RBC destruction, and their broken down product is bilirubin, biliverdin, which is excreted along with the fecal matter, and hence the fecal matter is yellow. तो सर तुम्ही म्हणता की RBC बनल्यानंतर 120 दिवस म्हणजे 4 महीने सर्वाइव होतात, और उन 4 महीनों के बाद क्या होता उनके साथ, उनको ले जाया जाता इन लीवर एंड स्प्लीन, वहां उनको तोड़ा जाता, और वो हीमोग्लोबिन में से आयरन यूज होता, और जो पॉर्फिरिन है पिगमेंट, तो उसको तोड़ के बनता है बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, और ये बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो येलो पिगमेंट है वो फिकल मॅटर के साथ शरीर के बाहेर निकल जाती, आणि म्हणून फिकल मॅटर म्हणजे शी जी असते ती कशी असते, पिवळ्या रंगाची असते. एक बार नीट में ऐसा क्वेश्चन था कि फॉर फर्स्ट 6 months द बेबी एंटायरली फीड ऑन मदर्स मिल्क विच इज व्हाइट इन कलर, देन व्हाई डू द फिकल मैटर इज येलो इन कलर. माने पहले 6 महीने तक बच्चा अपनी माता का दूध पीता है जो सफ़ेद रंग का है, तो फिर उस बच्चे ने तो सफ़ेद रंग का फूड लिया, तो फिर उसका फिकल मॅटर त्याची शी का पिवळी आहे, कारण त्याच्या 120 दिवसानंतर जे RBC डिस्ट्रॉय होतात तेव्हा बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बनते, ते फिकल मॅटरमधून जाते, आणि म्हणून फिकल मॅटर असतं येलो. नेक्स्ट आगे, RBCs और इरिथ्रोसाइट्स नॉर्मल से अगर ज़्यादा हुए तो पॉलीसाइथेमिया और इरिथ्रोसाइटोसिस, और अगर नॉर्मल से कम हुए तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया या सिंपली एनीमिया. म्हणजे सर तुम्ही म्हणता की 5 ते 5.5 मिलियन RBC असतात पर क्यूबिक mm. यस, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm. अगर उससे ज़्यादा हो गई RBC, या बिकॉज ऑफ सिगारेट स्मोकिंग, या बिकॉज टू गो डाऊन दॅन मीन सी लेवल, म्हणजे समुद्र सपाटीपासून खोलवर गेल्यावर, किंवा सिगरेट स्मोकर्समध्ये, तो RBCचं प्रोडक्शन वाढलं नॉर्मलपेक्षा, काउंट वाढला, तो होतो पॉलीसाइथेमिया. और यदि RBC की तादाद नॉर्मल से घट गई, कम हो गया, तो होता है इरिथ्रोसाइटोपेनिया या सिंपली एनीमिया. तो उससे फर्क क्या पड़ता है, तो जाहिर है RBC ज़्यादा मतलब हीमोग्लोबिन ज़्यादा, ब्लड गाढ़ा हो गया. तो सुनो, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड लार्जली डिपेंड ऑन 2 थिंग, माने खून का गाढ़ापन या पतलापन
दो चीज़ों पे निर्भर करता है, एक सॉल्ट और दूसरा आरबीसी। तो अगर आरबीसी बढ़ गई तो खून गाढ़ा होगा तो बीपी बढ़ जाएगा, आरबीसी कम हो गई तो खून पतला हो जाएगा। तो सर मग आरबीसी वाढल्या म्हणजे पॉलिसायथेमिया झाला, तो रक्त घट्ट होईल, तो ब्लड प्रेशर वाढेल, म्हणून स्मोकरला हाय बीपी असतो। आरबीसी कमी झाल्या तर रक्त पातळ असेल तर ब्लड प्रेशर कमी होईल, म्हणून ॲनेमिक लोकांना लो बीपी असतं। ओके, नेक्स्ट आगे, व्हाट इज द एडवांटेज टू बी बाइकॉनकेव और इन्यूक्लिएटेड? तो सर आप पूछ रहे कि बाइकॉनकेव होने का या न्यूक्लियस ना होने का फायदा क्या है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूक्लियस more space is available for accommodation of hemoglobin. Also because of lack of cell organelle, more space for hemoglobin. म्हणजे न्यूक्लियस नसल्याने, सेल ऑर्गनल नसल्याने जास्त बसू शकतो हिमोग्लोबिन। आणि बायकॉनकेव से बढ़ता है सरफेस एरिया फॉर क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग लेवल पे उसको देना है CO2, लेना है O2, टिश्यू लेवल पे देना है O2, लेना है CO2। म्हणजे लंग्समध्ये आरबीसी देऊन टाकतील CO2, मागतील ऑक्सिजन, टिश्यूजवळ गेल्यावर देतील ऑक्सिजन आणि मागतील CO2। ये एक्सचेंज क्विक होने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता ड्यू टू द बाइकॉनकेव शेप। नेक्स्ट आगे, व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ आरबीसीज? सर इट ट्रांसपोर्ट 97% ऑफ ऑक्सिजन इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीहिमोग्लोबिन। 97% ऑक्सिजन घेऊन जातात आरबीसी लंग्स टू टिश्यू ऑक्सीहिमोग्लोबिनच्या फॉर्ममध्ये, आणि परत येताना 20 से 25% आणतात CO2 कार्बामिनो हिमोग्लोबिनच्या फॉर्ममध्ये। माने ऑक्सीजन ले जाना, CO2 लाना, ये उनका मेन काम है। ध्यान रहे, आरबीसीज आर enucleated in mammal, but in aves, reptiles, amphibia, pisces, they are nucleated. बाकी ठिकाणी न्यूक्लियस असतं। व्हॉट हॅपन्स टू द न्यूक्लियस? तो when there is a manufacturing of the RBC in red bone marrow, at that time it was having the nucleus। मतलब कि जब वो बन रहे थे रेड बोन मैरो में तो न्यूक्लियस था, हाँ, और जब वो सर्कुलेशन में एंटर कर जाते तो दे लूज देयर न्यूक्लियस, अब मोर हीमोग्लोबिन उसमें है। तो ये हमने आरबीसी के बारे में देखा। आरबीसी आर नॉन मोटाइल, सो दे आर कैरीड बाय द ब्लड स्ट्रीम, जहां उसे ब्लड ले जाए वो जाती है। समटाइम दे आर स्टैक्ड ऑन वन अबव द अदर, that is called RBC stack. Sometime they are one behind the other, that is called RBC Rolex. तो फटाफट RBC के हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सर इरिथ्रोसाइट और RBC आर स्मॉल, सर्कुलर, बाइकॉनकेव, इन्यूक्लिएटेड, नॉन मोटाइल, रेड कलर्ड ब्लड कार्पसल्स। Diameter is 7.2 micrometer. Central thickness is 1 micrometer, peripheral thickness is 2 micrometer. RBC production is erythropoiesis, which occurs in red bone marrow, and red bone marrow is present in ends of the long bones in adult. RBC survive for 120 days. Thereafter, they are broken down in liver and spleen, and the broken down product of hemoglobin is bilirubin, biliverdin excreted with fecal matter. Normal RBC count is, so it is 5.2 to 5.8 million per cubic mm in male, 4.3 to 5.2 million per cubic mm in female, and hence male have a more hemoglobin as compared to female. Next, more than normal RBC is called polycythemia. It increases the viscosity and ultimately the blood pressure. Less than normal RBC count is erythrocytopenia or anemia.
It makes the blood dilute and low blood pressure. Next, RBC transport the respiratory gases. They carry 97% oxygen from lungs to tissue in form of oxyhemoglobin, and while they are returning to the lungs from tissue, they carry the carbon dioxide 20 to 20% in form of carbaminohemoglobin. Sometimes they are stacked one above the other, called RBC stack. Sometimes they are one behind the other, called RBC Rolex. So this is all about erythrocytes or RBC, and we will talk for WBC.